दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद। बाइस्कोप ने ये प्रोग्राम रखा है वॉक विद बिहार। सब्जेक्ट इसलिए है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार के हम कदम कौन होना चाहता है। बिहार जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पर हम कदम कौन होना चाहता है, या बिहार वाकई रास्ता बदलना चाहता है। अगर बदलाव चाहता है तो उसके साथ कौन लोग हैं। अभी आप जो परिदृश्य देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? पहले आपका आकलन, फिर बाकी के सवाल। नमस्कार। बाइस्कोप के आज के इस कॉन्क्लेव में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है और आपका शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, बिहार जो है आज देश के उन सभी राज्यों में सबसे अव्वल दर्जे पे है जो विकास में अग्रसर है। आज लगातार बिहार जो है बाकी राज्यों से काफी अलग गति से जो है विकास कर रहा है। और निश्चित तौर पर 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का जो बिहार है, जब 2005 से पहले के बिहार को देखते हैं और 2005 के बाद का आज 2025 का बिहार को देखते हैं, तो ये एहसास होता है, ये अनुभव होता है कि बिहार सिर्फ बदला ही नहीं है बल्कि विकास की रफ्तार को पकड़ा है। और ये जो विकास की रफ्तार है, ये एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने सुधारा और बिहार को संवारने का काम किया है, तो यकीनन बहुत बदला है बिहार। लेकिन हाँ, अभी और भी कुछ करने की आवश्यकता है। खासकर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2005 के बाद जो चुनौतियां थीं और जिन चुनौतियों को लेकर के नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व किया बिहार का, वो वाकई में काबिले तारीफ था। बहुत कुछ हमने अचीव किया है, लेकिन आने वाले समय में हमें और भी आगे जाना है। और मुझे लगता है कि 2025 की जो चुनाव होगा और वो जो मैंडेट एनडीए को मिलेगा, उस मैंडेट को लेकर के जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ेगी तो बिहार जो है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के लिए जाना जाएगा। बिहार में इंडस्ट्री स्थापित होगी, क्योंकि जो आधार था इंडस्ट्री स्थापित करने का, वो इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया है। दानिश जी, एक सवाल है कि बिहार बीजेपी में माइनॉरिटी के आप एक चेहरा बनते जा रहे हैं, युवा हैं अभी, और राजनीति में लोगों को इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि आप आइए। आपके जहन में ये कैसे आया? क्योंकि बीजेपी के लिए माना जाता है कि भाई माइनॉरिटीज के लिए कि बीजेपी अछूत पार्टी है, और आप युवा होकर के बीजेपी में आ रहे हैं। और मैंने देखा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी संख्या में आप माइनॉरिटीज के महिलाओं को भी लाए थे। देखिए, मेरा जो राजनीतिक सफर है वो विद्यार्थी परिषद से शुरू होता है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था, तब उसी वक्त मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़ा, और जुड़ने के बाद लगातार जो है उस समय अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुनील बंसल जी, वो विद्यार्थी परिषद संगठन का काम देख रहे थे। उनके संपर्क में आया और संगठन का काम किया, और लगातार अलग अलग दायित्व में रहा मैं विद्यार्थी परिषद के। और फिर विद्यार्थी परिषद के दायित्व को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। वहां हमने मीडिया का काम संभाला, गुजरात में मीडिया का काम संभाला, बिहार में भी मैं 2020 में जो है मीडिया का काम देख रहा था। और फिर ऐसा लगा कि मेरा प्रदेश बिहार है, और पार्टी ने ऐसा तय किया कि बिहार में जाकर के दायित्व के साथ आपको काम करना चाहिए। तो जब सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने तो मुझे बिहार की जिम्मेदारी दी गई, और मीडिया प्रमुख के तौर पर मैं बिहार में अपने दायित्व को निर्वाह कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोगों ने मुस्लिम समाज के बीच में जो भ्रम पैदा किया, मैं मानता हूं कि जब तक ये देश है तब तक संघ की विचारधारा भी रहेगी और मुस्लिम समाज भी इसी देश में रहेंगे। और जिन लोगों ने संघ की विचारधारा को गलत तरीके से मुस्लिम समाज के बीच में प्रचलित करने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया, आज वह मुसलमान समाज जो है तुष्टीकरण की राजनीति से आगे निकल करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के सभी समाज के लोगों को, और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और मैं जब विद्यार्थी परिषद के बारे में जानता भी नहीं था, जब मैं 6th क्लास में था, जब मैं नागरिक शास्त्र पढ़ रहा था, तब मेरे मन में यह बात आई थी कि इस देश के अंदर दो विधान क्यों हो सकता है, दो निशान क्यों हो सकता है। जिस कश्मीर में हमारा बलिदान हुआ, मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, उस कश्मीर को हम एक विधान,
एक संविधान के साथ लाना चाहते थे। उस समय ना मैं संघ की विचारधारा से में शामिल हुआ था, ना विद्यार्थी परिषद की विचारधारा में शामिल हुआ था, लेकिन एक भारतीय छात्र होने के नाते ये मन में मेरे विचार था। और आज मुझे इस बात का सुखद एहसास है, इस बात के लिए मैं भाग्यशाली मानता हूं कि जो विचार मेरे छात्र जीवन में था, उस विचार को अगर किसी ने मुकम्मल किया इस देश के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विचार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि धारा 370 को कश्मीर से हटा करके जो है वहां पे एक निशान, एक संविधान और एक विधान को स्थापित किया। तो इसलिए जो विचार थी, ट्रिपल तलाक जैसे विचार, लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन कुरान और अल्लाह के नजदीक भी जो है ट्रिपल तलाक का जो कानून था वो गुनाह था, वो जो है खराब था, और उसको अगर सही करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इसलिए ये सारे जो विचार थे, राष्ट्रवादी विचार, देश को आगे रखने का विचार, ये भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट करता है आपको। दानिश जी, लेकिन एक सवाल है, आपने बदलाव की बात की, आप विचारधारा से जुड़ाव की बात कर रहे हैं। हम बिहार आ जाते हैं, हमने इंद्रेश जी के प्रयासों को भी देखा है दिल्ली में जब मैं था। तो विचारधारा की बात हम करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, हम सड़कें देखते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं बिहार में, बहुत सारे बदलाव जो सामने भवन में और दूसरी चीजों में वो सारी बातें दिखती हैं, लेकिन एक समीकरण नहीं बदलता है बिहार आकर, वो है माई समीकरण। एक बात नहीं बदलती है जो जाति को लेकर होती है, एक जुड़ाव नहीं दिखता है जो संघ को लेकर यहाँ के सीमांचल को जोड़ सके। तो कहीं पार्टी चूक तो नहीं रही है? नहीं, निश्चित तौर पर ये सच्चाई है कि बिहार क्या देश के अंदर भी जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ के नहीं आ पाता है, लेकिन समय लगता है, वक्त लगता है। और इस वक्त को हमने देखा है किस प्रकार से अलग अलग समय पे जो मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। चाहे उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, मुसलमान समाज की जो वोट प्रतिशत है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। उसका कारण है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करके, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करके सामाजिक न्याय के आधार पर विकासवाद की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसमें इस देश का पसमानदा समाज भी, मुसलमान समाज भी जो है उसमें जुड़ रहा है। उसको सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग है। अगर प्रधानमंत्री ने शौचालय दिए, आवास दिए, बिजली दिए, सड़क बनवाई, 5 लाख तक के जो है स्वास्थ्य की बीमा दिए, तो इनका सबसे बड़ा वर्ग जो लाभार्थी है वो मुसलमान वर्ग है। और मुसलमान वर्ग लगातार जो है आज शिक्षित भी हो रहा है, जागरूक भी हो रहा है, और देश के अंदर जो भ्रम की राजनीति कांग्रेस के लोगों ने फैलाई थी उससे वो बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के इतने बड़े दायित्व को मैं निर्वाह कर रहा हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख के तौर पर काम कर रहा हूं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई ऐसे युवा होंगे जो मुस्लिम समाज से होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करेंगे, और मुस्लिम समाज भी आने वाले समय में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। क्या आपको ये दिक्कत महसूस नहीं होती? प्रधानमंत्री एक वर्ग तैयार करते हैं, लाभार्थी वर्ग है, निश्चित रूप से वो उनके साथ है। आपके विपक्षी आते हैं, उस लाभार्थी वर्ग को जाति में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं। ये मुश्किलें हैं। आप वोट से जीतते हैं, कहा जाता है कि आपने वोट चोरी कर दी। तो ये जो चुनौती है, जो परसेप्शन बनाया जाता है, इनको कैसे आप काउंटर कर पाएंगे? देखिए, एक्चुअल में जो एसआईआर का विषय उठाया गया, मुझे लगता है कि ये चुनाव में हार का एहसास है। इंडी गठबंधन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को इस बात की पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि वो 2025 के बिहार विधानसभा में चुनाव में हार रहे हैं। तो लगातार कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना सामने रखने के लिए, ईवीएम पे वो बहाना दिखाते हैं कि ईवीएम खराब है, हम चुनाव हारे हैं। लेकिन जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, जब वो झारखंड में जीतते हैं, जब वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तब ईवीएम सही हो जाता है। इसलिए बिहार के आगामी चुनाव में हार का एहसास को देखते हुए उन्होंने एसआईआर के विषय को उठाया, और उस विषय को बिहार की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। एसआईआर का विषय ना बिहार में है, ना बिहार के किसी ग्रामीण जगह पे है, ना यहाँ की जनता के बीच में है। एसआईआर पूरी तरह से बेसलेस और बेबुनियाद विषय है। एसआईआर का विषय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कैसे लोकतंत्र में पारदर्शी तरीके से हो सके, उसके लिए बनाई गई एक प्रक्रिया थी, और बिहार की जनता ने पूरे 100% की भागीदारी से इसको सुनिश्चित किया है। इसलिए आज देखिए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की उस यात्रा से अलग होकर के इस बात का तेजस्वी यादव को एहसास हुआ कि एसआईआर का जो विषय, जो यात्रा निकाली गई थी, उसका मैलेज राहुल गांधी को मिला।
इसलिए आज तेजस्वी यादव एसआईआर को भूल करके अपनी एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में स्पष्ट है। अब जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट के बीच में है। एक तरफ एनडीए का अचीवमेंट और एक तरफ इंडी गठबंधन का फेलियरनेस, चाहे वो राहुल गांधी का फेलियरनेस हो केंद्र की सरकार में या तेजस्वी यादव के परिवार का फेलियरनेस हो बिहार में जब उनका शासनकाल रहा हो। तो हमारे पास अचीवमेंट है, हमारे पास चेहरा है, हमारे पास नीतीश कुमार जी का चेहरा है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचनाएं और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी। चलिए दानिश जी, बहुत कम समय में आपने राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। चूंकि आपके पास समय का अभाव है, 4:30 बजे आपको निकलना भी है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना पूरी बायोस्कोप की टीम को। धन्यवाद। Thanks a lot.